हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम प्राचीन भारत अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खासकर बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही साथ झारखंड का अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो याद रखना है प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। इसी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना कहते हैं, जो कि बिहार में है, हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अंतिम शासक कौन था मगध साम्राज्य का? ये धनानंद। तो धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? पाटलिपुत्र। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसमें इसे चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ध्यान रखना यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। सवाल पूछा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो जैन मुनि भद्रबाहु से। और सरवन बेलगोला, जो कि मैसूर में पड़ता है, चले गए, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया था। ठीक है, इसे जैन धर्म में संलेखना, जिसे संथारा भी कहते हैं, कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व सम्राट बना था। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रकेटस या फिर अमित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक कहा है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, हिंदुकुश पर्वत। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, जो मैसूर पहले कहते थे, तक फैला हुआ था। विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर भी उसका अधिकार प्रमाणित होता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, उसमें देखेंगे तो पश्चिम भारत पर भी उसका अधिकार ये प्रमाणित होता है कि उनका अधिकार वहाँ भी था, पश्चिम भारत में भी। ठीक है, किस अभिलेख में? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सेल्यूकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा निश्चिंत एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? बताना है, सेल्यूकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर का, तो मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित जो प्रदेश था उस पर पुनः अपना अधिकार जमाने के लिए, आधिपत्य स्थापित करने के लिए क्या करता है वो, देखेंगे इन क्षेत्रों पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, कब? 305 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे देखेंगे भारत पर भी क्या किया उस समय, वो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत पर भी आक्रमण करता है। तो परंतु यहाँ पे देखेंगे कि मौर्य शासक जो था चंद्रगुप्त से, उसे क्या मिलती है, वहाँ पे हार मिलती है, पराजित होना पड़ता है। इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। इसके बाद देखेंगे जब ये हार जाता है, यहाँ पे है ना, ये सेल्यूकस से हारता है, तो इसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री, उसे जो पुत्री थी हेलेना, का विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्रदान किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग कहानी है। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी, ये सवाल पूछा जाता है कि बदले में उसे कितना हाथी उपहार में दिया था, तो 500 हाथी उपहार में दिया था। बाकी ध्यान रखना है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सोचिए 6 लाख सेना बहुत होता है। ठीक है, तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा, है ना। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो होता है, वो जो विजित प्रदेश होता है सिकंदर के द्वारा, तो उस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, फिर तो दोबारा उस पर अधिकार जमाने के लिए वो 305 ईसा पूर्व तक देखेंगे कि वह अलग अलग स्थानों पर क्या करता है, आक्रमण करता है। उसमें भारत पर भी आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ पे देखेंगे कि मौर्य शासक जो होता है चंद्रगुप्त, उससे क्या होता है, वो पराजित हो जाता है। जब पराजित होता है तो इसके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस जो होता है वो अपना जो बेटी होता है उनका हेलेना, उनकी शादी चंद्रगुप्त के साथ हो जाती है। ठीक है, और इसके बदले दहेज में उसे हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्रदान किया जाता है, और बदले में चंद्रगुप्त उसे 500 हाथी उपहार में देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में, फिर से सुनिएगा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताना है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक ऐसी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जिससे उर्दू लिखी जाती है ना, बाईं से दाईं ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इधर से लिखी जाती है इसे। ठीक है, तो इसी तरीके से पूछा जा रहा है आपसे कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये था खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेस, ठीक है, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाज, गढ़ी और मनसेहरा के वृद्ध शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि भी पूछा जाएगा तो बाईं से दाईं बताना है, जबकि खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या फिर जस्टिन? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति भी था, 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो ये जरूर याद रखिएगा मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडिका का जो पुस्तक है उसको लिखा किसने है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और मेगास्थनीज को ही भेजा था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, कहाँ भेजा था? भारत भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, राजदूत के रूप में। ठीक है, जबकि पाटलिपुत्र के समानांतर चतुर्भुज कहकर पॉलीप्रोथा के नाम से संबोधित किया था। नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमाई कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर तोसली? तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार 298 से 278 ईसा पूर्व की बात है ये, के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अपने छोटे पुत्र अशोक को तथा एक बार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे देखेंगे कि इस जो ग्रंथ है ना दिव्यावदान, उससे ये ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, 2 विद्रोह में एक विद्रोह को दमन करने के लिए बिंदुसार को भेजा जाता है, और एक में अपने छोटे जो पुत्र होते हैं सुसीम, उसको भेजता है। कौन? ठीक है, ये बिंदुसार। ठीक है, तो जो अपने एक छोटा बेटा था कौन उसका? अशोक। तो अशोक को भेजता है एक बार, और एक बार भेजता है अपने बड़े पुत्र सुसीम को। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायुपुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिकथे या सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बताना है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? तो याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये सारनाथ स्तंभ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बनारस से करीब लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, बाकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का जो प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में यह अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, मौर्य युगीन यानी कि मौर्य युग में जितने भी स्तंभ बनाए गए हैं वो सभी बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया था। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते थे? जो पत्थरों पर लिखा जाता था ना, तो वो उसकी सहायता से प्रजा को संबोधित करने की कोशिश किया थे। ठीक है, अशोक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप पहले तो कि सारनाथ स्तंभ कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, और इसको बनवाया किसने था? तो अशोक ने बनवाया था। और ये अभी देखेंगे कि ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, इसे अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? बताना है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेख, 13वां अभिलेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख। बताइए, आसान सा सवाल है वैसे। तो ध्यान रखिएगा, मास्की का लघु शिलालेख है ना, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेखित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ये रहा इसका व्याख्या, देखिएगा ध्यान से। सम्राट अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख कर्नाटक में देव नाम प्रिय अशोक के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गुर्जर मध्य प्रदेश, नेटूर कर्नाटक तथा उदगोलम जो कर्नाटक में है, अभिलेखों में अशोक की उपाधियां प्रियदर्शी या फिर पीदस्सी का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नामक उल्लेखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और एक गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख कलिंग विजय का सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुमिनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ठीक है, कौन सा? ये 13वां शिलालेख। और सबसे छोटा कौन सा है? रुमिनदेई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? बताना है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल या प्रदेष्टा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समाहर्ता। ठीक है, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? अर्थात मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन ऐसा आदमी होता था, व्यक्ति होता था जो राजस्व को क्या करता था? एकत्र करता था, जमा करता था। तो वो होता था समाहर्ता। ठीक है, देखिए मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंधपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। देखिएगा यहाँ पे व्यवहारिक, प्रदेष्टा और अंतपाल सबका दिया हुआ व्याख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी। जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय में न्यायाधीश होता था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्यु दंड भी दिया जाता था। सोचिए, मौर्य काल में अगर कर चोरी करते थे, टैक्स चोरी करते थे, तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड तक दिया जाता था। ठीक है, बाकी ये अंतपाल याद जरूर याद रखिएगा। ये क्या होते थे? तो अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की क्या करते थे? लोग देखभाल करते थे। ठीक है, जबकि जो राजस्व एकत्र करते थे, जमा करते थे, उसे क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। ठीक है, समाहर्ता। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग प्रदेष्टा के बारे में, किधर गया? ये है ना। तो प्रदेष्टा क्या होता था? ये फौजदारी न्यायालय का हिस्सा था। ठीक है, ये तो फौजदारी न्यायालय का ये न्यायाधीश हुआ करता था। कौन? प्रदेष्टा। ठीक है, और व्यवहारिक क्या था? ये व्यवहारिक तो ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 2 तरह का न्यायालय होता है ना, एक फौजदारी न्यायालय होता है, एक दीवानी न्यायालय होता है। तो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहते थे, और जो दीवानी न्यायालय होता था उसका न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। भाग एवं बलि थे, क्या थे? सैनिक विभाग थे, राजस्व का स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान थे या प्रशासकीय विभाग थे? तो याद रखना है, भाग एवं बलि राजस्व का स्रोत थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था, ये तो ठीक है। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपने लुम्बिनी यात्रा में भाग भू राजस्व की राशि जो होता था 1/6 से घटा करके 1/8 कर दी थी। अर्थात जैसे कहने मतलब ये है कि जैसे 8 किलो पहले हो रहा होगा, ठीक है, जैसे 6 किलो हो रहा था, 6 किलो में से कितना लेना था? 1 किलो कर लेना था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया, घटा करके 1/8 कर दिया गया, यानी कि 8 भाग में सब कितना भाग लिया जाएगा? 1 भाग। ठीक है, तथा बलि को माफ़ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य होता है उपकर।
बलि का क्या अर्थ होता है अर्थशास्त्र में? उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा में से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? सिताध्यक्ष कहलाता था। ये भी याद रखिएगा, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो होता था उसे सिताध्यक्ष कहते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बताना है आपको कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रोमिनदेही का स्तंभ, रानी का स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो याद रखना है भाब्रू का स्तंभ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा। भाब्रू बैराट ये राजस्थान में है। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का धीराज कहा है। ठीक है, मगधाधिराज कह सकते हैं। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति क्या व्यक्त किया है? आस्था व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए सवाल है, रज्जुक कौन थे? बताना है रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे या शक सेना में अधिकारी थे? तो याद रखना है ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। ध्यान से देखिएगा, अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 1 और 10वां शिलालेख, 1 और 11वां शिलालेख, 2 और 13वां शिलालेख या फिर 2 और 14वां शिलालेख? तो याद रखिएगा इसमें शामिल है 2रा और 13वां शिलालेख। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र प्रमुख हैं। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, तो 11वां ध्यान रखिएगा, 11वां जो शिलालेख है इसमें देखेंगे कि धम्म नीति की व्याख्या इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? बताना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना वो किताब लिखी गई है वो किससे संबंधित है? आर्थिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से या फिर सामाजिक जीवन से? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? राजनीतिक जीवन, है ना, पॉलिटिकल से बात की चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या लिखा गया है तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजस्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली भी कभी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कौटिल्य को कहा जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है और 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक हैं। इस किताब में देखेंगे तो 15 अधिकरण लिखा गया है और 150 प्रकरण है और 600 श्लोक हैं। ठीक, चलिए अब बताना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 260 ईसा पूर्व में, 261 में, 126 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व? आसान सा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम सही को पता है ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
261 ईसा पूर्व में कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा में ये स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ये कलिंग जो है ना वर्तमान में आज जिसे हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पर आक्रमण किया और कलिंग की इस राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था, ठीक है। ये जब घटना होती है, जब युद्ध होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नरसंहार होता है, बहुत से लोगों की मृत्यु होती है जहाँ पे, इस बात से देखेंगे अशोक क्या करता है, युद्ध नीति को छोड़ करके त्याग करके इसे धम्म नीति को अपना लेता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, वह संत कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त? सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उपगुप्त व अशोक क्या था, उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, इसका सही आंसर बी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताना है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुबाकी? तो सही आंसर हो जाएगा कारुबाकी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक अपनी रानी कारुबाकी, चरवाकी से कहते हैं, से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी थी तथा राजकुमार तिवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अशोक की दो पत्नी थी, दो से शादी किए थे, ठीक है। दो उसकी दूसरी पत्नी थी कौन, कारुबाकी। लेकिन देखेंगे कि उसमें उसके जो अभिलेख हैं जो उत्कीर्ण करवाया था अशोक, उसमें देखेंगे सिर्फ कारुबाकी का ही क्या है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? त्रिरत्नों का शिक्षा देकर, धम्म महामंत्रों का भेजकर, या फिर युद्ध करके, या बौद्ध भिक्षु बन करके? तो याद रखना है, धम्म महामंत्रों का भेज करके, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित है, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, राहुलोवाद सूत्र से ये प्रेरित है अशोक का धम्म। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था, जो कि कथन गलत है। बी कह रहा है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे जो पाटलिपुत्र है, आज भी अगर देखेंगे जरा सा ध्यान से, अगर मैप पर देखेंगे, ज्योग्राफी में हम उसमें पढ़ा रहे थे, वहाँ पे बता रहे थे, तो वहाँ देखेंगे कि उत्तर में पाटलिपुत्र उत्तर में क्या है, गंगा नदी से, और पश्चिम में देखेंगे कि ये सोन नदी से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा है आपसे कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, या फिर पतंजलि का महाभाष्य? सही आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष का सामंत प्रसादिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं 24 नंबर। चलिए अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? काकनम, वेत्रवती, बेसन नगरी, दसपुर। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकनाम। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने वृहद स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांची को प्राचीन काल में काकनाम, काकनाया, काकनवा, काकनाद बोटाश्री पर्वत आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से जाना गया है सांची को, तो ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति। तो याद रखना है, प्रियदर्शी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए अशोक ने मगध पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग की गई उपाधि थी। प्रियदर्शी का अर्थ है कि वह जो दूसरों को प्रेम से देखता है। यह सामान्यतः देवानाम प्रिय के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? बताना है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहाँ का राजा नंदराज था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये तो सबको पता है ना कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म जो है ना, उसका मूल संदेश क्या है? शांति का अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। तीनों है यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लिखा है, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, आपात सिन्वे बहुकायाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़े का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, रखिएगा कि इसमें देखेंगे कि काम ये जो है ना आपका कम पाप करना, कल्याण करना, दया का दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, साधुता बनाए रखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखेंगे कि यहाँ धम्म में के मूल संदेश में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? 12वां, द्वितीय, 11वां या 13वां? तो याद रखिएगा 12वां शिलालेख में ऐसा कहा गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं।
12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया है। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि इस मनुष्य को अपने धर्म के प्रति प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरों के संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत स्थिति में वह अपने संप्रदाय का छीन तथा दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। ठीक है, तो इनका कहना यह था कि दूसरे धर्म को भी क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म को बुराई नहीं करना चाहिए, है ना। अगर दूसरे धर्म को कभी आप उपकार करते हैं, अच्छा मानते हैं, तो ही आपका धर्म क्या होता है, आपका धर्म ऊंचा होता है, आपके संप्रदाय की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनमोई, शुल्काध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अकराध्यक्ष। तो याद रखिएगा, शीताध्यक्ष इसका सही आंसर है। ठीक है,